ओके, तो ये अभी कथा सुना रहे हैं तुमको, लेकिन समझ लो फिर कैसे इम्यूनोलॉजी था इसमें। तो जब पेशेंट का स्टडी किए तो सेरिब्रल मलेरिया वाले जो पेशेंट थे उस सब में एच एच 80% पेशेंट जो था वो सब सेरिब्रल मलेरिया, दिमागी बुखार वाले, बाद में उसमें सब मर भी गए लगभग। और एक बार तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उसका भगना था ईशान सिंह, उसमें मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उसके भगने को हुआ था मलेरिया, तो उसको भी हम ही किए थे आइसोलेट। तो उसके बहन थी मनमोहन सिंह की सिस्टर। तो पहले पेशेंट से ब्लड लेने से पहले उसको समझाना पड़ता है ना कि हम ले रहे हैं, तो वो पूछेगा किस टेस्ट के लिए ले रहे हैं तो वो टेस्ट से उसको तो कोई फायदा नहीं है, रिसर्च के लिए जाएगा, हाँ स्टडी के लिए जा रहा है। तो जनरली पेशेंट जो है मना कर देता है, नहीं नहीं हम नहीं देगा, हमको कोई मतलब। तो उसको समझाते हैं थोड़ा देर, देखिए भैया इससे रिसर्च होगा आगे, सीवियर मलेरिया का इलाज में ही इससे मदद मिलेगा। तो मेरा लास्ट कंक्लूजन यही था कि सॉल्युबल CR1 हम दे दें, जिससे रोजेट जो है डिसरप्ट हो जाए, ठीक है, क्योंकि सरफेस बाउंड CR1 से क्या हो रहा था, उससे अनइन्फेक्टेड और इन्फेक्टेड का क्लम्प ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा था, वो क्लम्प जो है माइक्रोवेस्कुलर ब्लॉक कर रहा था। तो हम सॉल्युबल CR1 इंजेक्ट करा दें उसके ब्लड में और जिससे, और एक्सपेरिमेंटली सॉल्युबल CR1 हम कल्चर में दिए भी, जिससे रोजेट जो है डिसरप्ट हो गया, डिजोल्व हो गया, सब सेल्स अलग अलग हो गए। तो उसकी वजह से हम उसको बचा सकते हैं। अब मलेरिया का इन्फेक्शन हो जाएगा तो पर्सन को हम बीमारी से नहीं बचा सकते, लेकिन सीवियर कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने से बचा सकते हैं, मरने से बचा सकते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्टिंगली तो जो हाई एक्सप्रेशर्स वाले थे वो सब बेचारे सीवियर कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुआ। तो किसमें सीवियर कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है, यही मेरा टॉपिक था, क्या कंडीशन में। तो एक तो सीवियर कॉम्प्लिकेशन सेरिब्रल मलेरिया का था, वो सब एसोसिएटेड था HH, होमोजाइगस कंडीशन ऑफ द हाईएस्ट एक्सप्रेशर एलील। और दूसरा टाइप का सीवियर कॉम्प्लिकेशन होता है जिसमें रीनल फेलियर होता है। सीवियर मलेरिया का रीनल फेलियर भी कॉम्प्लिकेशन, किडनी फेल होगा, खासकर प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम में। तो रीनल फेलियर वाले जो पेशेंट्स थे वो वो थे LL वाले ग्रुप से। इंटरेस्टिंगली 60% पेशेंट जो था हमारा, लगभग 64 के लगभग सब, वो थे होमोजाइगस फॉर द लीस्ट एक्सप्रेशर एलील। तो अब क्या साबित होता है कि इफेक्टिवली इम्यून सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स का सर्कुलेशन नहीं होने की वजह से लीस्ट एक्सप्रेशर वाले एलील वाले व्यक्तियों में सीवियर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मलेरिया हुआ, और हाई एक्सप्रेशर एलील वाले में भी सेरेब्रल मलेरिया हो गया रोजेट फॉर्मेशन की वजह से। जो प्रोटेक्टेड ग्रुप था वो इंटरमीडिएट एक्सप्रेशर था, ठीक है। तो हेट्रोजाइगोट्स वेयर प्रोटेक्टेड, जो HL एलील है वो प्रोटेक्टेड है। तो हम ये थ्योरी दिए कि अब पॉपुलेशन में गवर्नमेंट को चाहिए कि जहां पर मलेरिया पॉकेट से, क्योंकि मलेरिया से अभी भी 18 लाख 20 लाख लोग, ये तो ऑफिशियल रिपोर्ट है, एनुअली वर्ल्ड वाइड डेथ होता है। तो गवर्नमेंट्स को चाहिए कि जिस भी पॉकेट में, अनऑफिशियल तो डेटा तो यहाँ इंडिया में रिपोर्ट भी बहुत सारा नहीं होता है, तो वो तो बड़ा होगा संख्या, ठीक है, वो भी सब सहारन अफ्रीका से, अफ्रीका वगैरह में जहाँ मलेरिया, सीवियर मलेरिया ज्यादा है वहां पर ये होता है। तो इसी फाइंडिंग के आधार पर मुझे मिला था बिल एंड मेलिंडा गेट्स अवार्ड, ठीक है। उसके बाद मैं गया था यूरोप, वहाँ 8 महीना रहा पूरा, घूमा यूरोप, जर्मनी, इटली, सब जगह जा जाके भाषण दिया 8 महीना। तो फिर वापिस इंडिया आया, और यहाँ फिर निमहंस बेंगलोर में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, उसका डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी में मैं रिसर्च ऑफिसर ज्वाइन किया। तो उस समय मैं पार्किंसंस डिजीज पर काम किया, ठीक है। तो मलेरिया पर जब काम किया था तो उस समय यही काम किया था। तो वो थ्योरी हाँ, तो लीस्ट एक्सप्रेशर वाला जो था वो सब किडनी फेल हुआ उसका, प्रोटेक्टेड जो था इंटरमीडिएट एक्सप्रेशर। तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि जहां पॉकेट्स में है वहां पर उसका
आप क्या किए, क्या चाहिए, कुछ नहीं, थोड़ा सा ब्लड निकाल लिए, उससे डीएनए आइसोलेट किए, डीएनए आइसोलेट करके पीसीआर लगाए थे, पीसीआर लगा के कि उस म्यूटेशन को फाइंड आउट करने के लिए एच और एल वाला जो है इंट्रॉन रीजन में उसका रेस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म डाइजेशन किए थे, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन किए थे, उसके बाद आरएफएलपी करके उसका जेल डॉक्यूमेंटेशन करके फिर जीन फाइंड आउट कर लिए थे कि एच वाला वेरिएंट है कि एल वाला वेरिएंट है। और एरिथ्रोसाइट के सेल सरफेस पर CR1 नंबर को काउंट करने के लिए, और ये दोनों ग्रुप में किए, हेल्दी इंडिविजुअल्स को भी लिए, ये भी तो देखना है कि हेल्दी में क्या कंडीशन है, और फिर देखेंगे डिजीज में क्या कंडीशन है, और फिर दोनों का तुलनात्मक पूरा अध्ययन करेंगे, स्टैट्स बायां तिरछा क्रॉस पूरा लगाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों ग्रुप है, हेल्दी इंडिविजुअल से भी निकाले, करीब मेरा सब्जेक्ट सैंपल साइज था अराउंड 500 समथिंग, तो 500 आदमी का ब्लड लिए, उसका उस ब्लड से उसका जीन का पता लगाए कि उसमें एच है कि एल है। उस आदमी को ये भी लालच देते थे कि आपको हम बता देंगे कि आप हाई एक्सप्रेसर हैं कि लीस्ट एक्सप्रेसर है खून दान कर दो, तो थोड़ा समझाने पर दे देता था, तो पढ़ा लिखा लोग होता था, दे देता था। यहाँ बिहार में मांगेंगे कोई नहीं देगा। तो एम्स में मैं वर्क किया हूँ, वहाँ 2005 में मेरा एडमिशन हुआ था, डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। क्वालिफाई मैंने उसी साल किया था, उससे ले फिर 2011 को मई में कंप्लीट हुआ। 6 साल ये पूरा काम चला मलेरिया वाला। और 2005 से पहले 2003 में मैंने MSc किया था। मैं बता इसलिए रहा हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सा मोटिवेट हो जाओ और अपना बनाओ कि क्या कर सकते हैं। तो 2003 में MSc कंप्लीट हुआ। तो जिस साल MSc कंप्लीट हुआ दैट मतलब मई में, एंड इन जून उसी साल CSIR वाला एग्जाम दिया, SPM निकला मेरा, CSIR नेट फेलो JRF सब अक्टूबर में रिजल्ट आ गया। और 2004 जनवरी से मतलब करंट में ही आ गया था। 2 बार आया था, एक बार पिछले साल भी आया था, लेकिन उसमें करंट मतलब रिजल्ट नहीं था हाथ में, अभी सेमेस्टर 3rd में ही थे, ऐसे ही दे दिए थे एग्जाम प्रैक्टिस के लिए। तो उसके बाद फिर सेमेस्टर 4 के बाद रिजल्ट आने के बाद जब दिए जून में, तो फिर उसका दुर्गा पूजा के आसपास नवरात्रि अक्टूबर में रिजल्ट आया। फिर जनवरी 2004 जनवरी में फिर वो जो सर्टिफिकेट मिलता है आपको CSIR UGC JRF का विथ लेक्चरर नेट्स एलिजिबिलिटी, उस सर्टिफिकेट को आप एक्टिवेट करा सकते हैं। तो जिस भी लेबोरेटरी में आप एक्टिवेट करवाओगे तो उस लेबोरेटरी में आप एज ए एम्प्लॉय ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, और आपको फेलोशिप मिलने लग जाती है। तो वो मैं दिल्ली जाके ज्वाइन हो गया था एम्स में ही, तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री में। तो उसके बाद लेकिन चूंकि आप स्टूडेंट नहीं बनोगे ना, आपको सिर्फ एज ए फेलो रहोगे, तो स्टूडेंट बनने के लिए उसका कंपटीशन क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो ताकि PhD में रजिस्ट्रेशन हो। नहीं तो ऐसे फेलोशिप मिलते जाएगा, फेलोशिप का टर्म ओवर हो जाएगा, कोर्स वोर्स डिग्री वगैरह नहीं मिलेगी, फिर आपको बाय बाय टाटा कर दिया जाएगा। तो लगे रहते थे स्टूडेंट निकालने के लिए कंपटीशन, दिन रात दिन रात। मैंने भी 8 महीना दिन रात लगा रहा, बायोकेमिस्ट्री, स्ट्रायर, लेहनिंजर, लॉर्डिस पूरा पढ़ा, तब जा करके 2005 जनवरी में मेरा क्वालिफाई हो गया एम्स का रिजल्ट। और 6 सीट थे, सिर्फ 6 सीट्स आउट ऑफ 6 सीट्स ऑल ओवर इंडिया। तो और रिटर्न इंटरव्यू, उसके बाद 2 राउंड ऑफ इंटरव्यू, सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू, तो इस तरह से घटते घटते 6 लोग, फिर उसके बाद सीट मिल गई। उसके बाद 6 साल रिग्रेस वर्क, साथ में फेलोशिप, और उसके बाद फिर अब्रॉड गया, बिलियन में रिवार्ड मिला, बाहर रहा, काफी भाषणबाजी किया, उसका भी फायदा काफी मिला करियर में। एंड फिर एज ए ज्वाइन किया रिसर्च ऑफिसर, निमहंस बेंगलोर में है। उसके बाद वो 3 साल 2 साल काम, 3 साल का 2 साल खत्म हुआ, देन आई केम हियर बिहार, देन आई एम हियर विथ यू। ओके, सो अब देखिए, तो वो था मेरा पास्ट वर्क मलेरिया पर। तो क्यों हम बताया, ये आपका इम्यूनोलॉजी जो है इसी से रिलेटेड है। तो दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच आई वाज डूइंग रिसर्च वाज कॉल्ड एज इम्यूनोजेनेटिक्स। ओके, सो अब देखिए 1 बाय 1 देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में क्या हो रहा है। हम ये बता चुके हैं आपको, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स होते हैं। ये कहां पर है, पैथोजन के ऊपर है। ओके, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? यस सर। ओके।
तो ये पैथोजन के ऊपर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर है और वो कॉमन है। जैसे एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के ऊपर जो पॉलीसेकेराइड का लेयर है दैट इज कॉमन, और टाइप्स ऑफ एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के ऊपर कॉमन है। तो इस पैटर्न को हमारा जो है पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर विच इज प्रेजेंट ऑन द होस्ट सेल, इट रिकॉग्नाइजेस पैम्प्स। तो पैम्प कहां पर है? पैम्प इज प्रेजेंट ऑन द एंटीजन, और एंटीजन कहां पर है? पैथोजन के ऊपर है या पैथोजन के अंदर है। तो एंटीजन क्या है? चूंकि एंटीजन फॉरेन है तो पैथोजन के ऊपर भी है या पैथोजन के अंदर भी है, और इसी पैम्प के आधार पर वो हमारा इम्यून सिस्टम जो है रिकॉग्नाइज करता है अलग अलग कि ये वायरस है कि बैक्टीरिया है कि फंगस है। ओके, और ये जो पीआरआर है उसको वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट दोनों लीनिएजेस जो है इवॉल्व किए हैं और एक्सप्रेस करते हैं, एग्जिबिट करते हैं। ओके, बट हमारा फोकस जो है वो मेमेलियन इम्यूनोलॉजी पर है, तो हम उसी पर रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया possess a polysaccharide coat with a unique chemical structure that is not found on other bacterial or human cells. Other bacterial का मतलब नॉन एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। ठीक है, तो अब जितने भी तरह के एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया एक सिंगल कैरेक्टर के आधार पर रिकॉग्नाइज हो गए। अब सर इनकैप्सुलेटेड मींस? एनकैप्सुलेटेड मींस हुआ, देखिए कौन सवाल किए थे, नाम बताइए। दीपा सन। दीपा जी, हाँ। देखिए, हम तो मल्टी सेलुलर हैं, तो हमारे अंदर जो सेल्स हैं, इंडिविजुअल सेल्स, उनके ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग की आवश्यकता उतनी नहीं है। ठीक है, कहीं कहीं पर है जैसे स्किन, लेकिन जो यूनिसेलुलर है उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल भी होता है। कभी कभी पढ़े होंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, याद होगा तो। और कभी कभी पेप्टिडोग्लाइकन यस सर। होता है। पेप्टिडोग्लाइकन लेयर मतलब प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन। दोनों है। प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, पॉलीसेकेराइड भी है, और कुछ अदर नाइट्रोजनस सब्सटेंस भी है। तो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, कुछ में पॉलीसेकेराइड कोट है। तो एनकैप्सुलेशन होता है, एनकैप्सुलेट कर लेता है बैक्टीरिया अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। थोड़ा ये उसका प्रोटेक्टिव लेयर है। एनकैप्सुलेशन के अंदर उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। तो ये बैक्टीरिया जो जब घुसेगा मल्टीप्लाई होने के लिए बाहर अपना आवरण बनाए हुए, सुरक्षा का आवरण, तो उससे क्या हुआ, सुरक्षा का आवरण बना लिया तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको पहचान लेगा, क्योंकि ये सुरक्षा का आवरण जो है वो क्या है? पैम्प है। ये पैम्प का एक प्रकार है। तो इस पैम्प के एक प्रकार को हमारा पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर जो है पहचान लेता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, वो सुरक्षा का आवरण का स्ट्रेटजी जो पैथोजन का है फेल हुआ। तो इवोल्यूशन में कैसे ही आया? हमारे जीन में पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल का रिसेप्टर मौजूद है। तो सोचो, इवोल्यूशनरी इसका हिस्ट्री है। हमारे एंसेस्टर्स को ये पैथोजन एनकाउंटर करता रहा, उनको मारता रहा होगा। धीरे धीरे वो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थ्योरी के आधार पर उनमें ये सिलेक्शन होता रहा, प्रेशर होते रहेगा, फोर्सेज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एक्ट होते गए। तो हमारे एंसेस्टर्स वो वाले सेलेक्ट होते गए जिनके अंदर पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर वो मौजूद है, होने लगे, डेवलप होने लगे, और वो आने लगे जो रिकॉग्नाइज कर सके इस तरह के स्पेशल स्ट्रक्चर्स जो मौजूद है बैक्टीरिया पैथोजन के ऊपर। तो अब पैथोजन, तो वो जीन डेवलप हुआ हमारे अंदर। तो इस तरह से इम्यूनोलॉजी इवॉल्व हुआ। तो अब ये पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर का जीन जो होता है हाईली कंजर्व्ड होता है। समझे? कंजर्व मतलब आपका जीन, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर का जीन एंड द जीन ऑफ आर्थ्रोपोड। ठीक है, मॉस्किटो का भी जीन, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर का जीन ज्यादा डिफरेंट नहीं होगा, या आपका जीन या मंकी का जीन भी ज्यादा डिफरेंट नहीं होगा, आपका जीन या काऊ का। तो कंजर्व जीन का मतलब यही होता है। तो चूंकि ये चेंज नहीं हुआ है तो जीन क्यों चेंज होगा? तो ये भी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम रहा बैक्टीरिया का, तो ये अभी तक कंजर्व्ड है। पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर जो है का जीन जो है वो अपना जीन प्रोडक्ट जो है यानी प्रोटीन, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर वो एक्सप्रेस कर रहा है ताकि हम इसको पहचान लें। पहले नहीं पहचान पाता होगा, तभी तो इवोल्यूशन हुआ, तभी तो ये जीन आया। ठीक है, so that specifically recognizes these sugar residues as well as other common foreign structures.
नॉट ओनली दिस, कॉमन फॉरेन स्ट्रक्चर जो है, ये तो एक एग्जाम्पल है। वेराइटी ऑफ पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स आर देयर। आगे चल के हम लोग देखेंगे एंटीबॉडी भी पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर ही है एक तरह से, ओके, बिकॉज इट बाइंड्स स्पेसिफिकली विद द एंटीजन, ओके, इसलिए वो भी पैटर्न रिकॉग्निशन ही रिसेप्टर है। और टी सेल रिसेप्टर भी पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर है। और कुछ पैटर्न रिकॉग्निशन, और ये सब स्पेसिफिक टाइप ऑफ पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर है। अब ये जो पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर होगा जो पॉलीसेकेराइड कोड को करता है, ये भी एक टाइप का है स्पेसिफिक, ओके, that specifically recognize these sugar residues as well as other common foreign structures, okay. When PRRs, pattern recognition receptors, detect these chemical structures, कौन सा केमिकल स्ट्रक्चर जो पैथोजन के सरफेस पर मौजूद है, जिसके अगेंस्ट ये रिसेप्टर है, ओके, ए कैस्केड ऑफ इवेंट लेवल्स द टारगेट पैथोजन फॉर डिस्ट्रक्शन। तो फिर वहीं पर चिन्हित कर दिया जाता है, यही टारगेट है पैथोजन, इसको डिस्ट्रक्ट किया जाए। पहचान लिया गया, एंट्री मारा, क्योंकि पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर का जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर है पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल, दैट इज नॉट प्रेजेंट ऑन आवर सेल सरफेस, सो उसको पहचान लेता है इस माध्यम से। सो दीज कंजर्व्ड, हाँ यही बता रहे थे, कंजर्व्ड जर्म लाइन एनकोडेड recognition molecules are thus a first line of defense for the quick detection of many of the typical chemical identifiers carried by the most common invaders. Okay? एक तरह से ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी है। ब्लड में आया, क्योंकि इनिशियली स्किन को क्रॉस करने के बाद, एक्चुअली स्किन को भी फर्स्ट लाइन डिफेंस ही कर रहे हैं, तो स्किन को क्रॉस करने के बाद ही ब्लड में आएगा, लेकिन ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यहाँ भी कह रहा है एट द मॉलिक्यूलर लेवल, ओके। तो मॉलिक्यूलर लेवल पर सबसे पहले क्या एनकाउंटर होगा, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर का पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल के साथ होगा। पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स जो है, यानी एंटीजन जो है, उसका एनकाउंटर सबसे पहले होगा रिकॉग्निशन रिसेप्टर के साथ, दैट इज इनिशियली रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले यही होगा, और उसके बाद फिर a cascade of event will start. क्लियर है? तो सबसे पहले क्या जरूरी है, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर जो है उसको इंगित करे, पहचान करे, क्या है, वायरस है, बैक्टीरिया है, क्या है ये, ओके, क्लियर है सर? उसके पैटर्न के बेसिस पे ना? हाँ, पैटर्न के बेसिस पर। बैक्टीरिया के ऊपर जैसे कॉमन पैटर्न है, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर भी हो सकता है, ओके, इस और तो ये पैटर्न को ही रिकॉग्नाइज कर लेता है सर? हाँ, स्पेशल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं बैक्टीरिया के ऊपर जो मौजूद होते हैं, जो हमारे मेमेलियन सेल के ऊपर नहीं होते, जो बैक्टीरिया के ऊपर मिलते हैं, ओके, तो उसी को पहचान करके वो पहचान लेता है कि ये बैक्टीरिया है, वो मार्कर है बैक्टीरिया का, समझ लो, ओके। वायरस के ऊपर तो नहीं होगा, वायरस तो अंदर ही घुस जाता है सीधा सेल के अंदर, तो वायरस का रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल क्या है, वायरस इटसेल्फ, सेल के अंदर जाने के बाद, वो चैप्टर डिटेल में है। तो अभी आप मोटा मोटी ऊपर वाला समझो, क्योंकि ये आसान है। ये आसान यही है कि सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वही उसकी पहचान है, वो उसका सिग्नेचर है ना बैक्टीरिया का, कि हमारे ऊपर देखो ये लेयर है, पॉलीसेकेराइड कोट है, पॉलीग्लाइकन लेयर है, ये सब लेयर है हमारे ऊपर, तो ये बैक्टीरिया का सिग्नेचर है। तो पहचान लिया उसको कि ये बैक्टीरिया है, तो अब बैक्टीरिया के साथ किस प्रकार का सलूक करें कि बैक्टीरिया का इफेक्टिव किलिंग हो जाए, तो इम्यून सिस्टम में उसका एक डिफरेंट मैकेनिज्म है, ओके। अगर वायरस है तो उसको किस तरह इफेक्टिवली किल करें, उसका एक डिफरेंट मैकेनिज्म है। अगर फंगस है तो उसका क्या मैकेनिज्म है, उसका एक डिफरेंट रूट है, मैकेनिज्म है, स्ट्रेटजी है, करेक्ट। तो इसलिए पहचान करना पहले जरूरी है कि बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, क्या पैटर्न रिकॉग्निशन है इसके ऊपर, सिग्नेचर क्या है इसके माथा पर लिखा हुआ। तो उसको पहचानने के लिए हमारे पास स्पेशल जीन है जो कि कंजर्व्ड रहे हैं इवोल्यूशन के थ्रू आउट, क्योंकि हमारा एनकाउंटर से हमारे पूर्वजों का क्योंकि डीएनए ही तो ट्रांसफर हो रहा है ना जनरेशन टू जनरेशन, उनसे एनकाउंटर हुआ पहले, और वो जब सेलेक्टेड हो गए एनकाउंटर होते होते तो वो जीन भी इन्वॉल्व हुआ, एंड वी ऑल्सो कैरी दोज एंसेस्ट्रल जीन्स टुडे, और स्टिल वो वर्क कर रहे हैं और हमको मदद करते हैं। ये पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर का जीन्स है,
एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके। A significant and powerful corollary. corollary मतलब होता है, मतलब देखो डिक्शनरी में क्या मीनिंग लिखा हुआ है, ए प्रोपोजिशन दैट फॉलोज फ्रॉम एंड इज ऑफन अपेंडेड टू वन ऑलरेडी प्रूव्ड। मतलब उसका इन्फेरेंस, मतलब आप निष्कर्ष कह लो एक तरह से, टू दिस is that it allows early categorizing or profiling of the sort of pathogen concerned. तो ये जो प्रक्रिया है, पैम्प और रिकॉग्निशन रिसेप्टर का जो इंटरेक्शन है, इससे क्या पता समझ में आता है, क्या मतलब निकलता है इसका, कि कैटेगराइजिंग और प्रोफाइलिंग जो है और सॉर्टिंग पैथोजन का जो है, ये पहले ही हो जाता है। A significant and powerful corollary to this is that it allows early categorizing or profiling of the sort of pathogen of concern. इस प्रक्रिया के द्वारा पहले कैटेगराइज हो गया, प्रोफाइल हो गया, सॉर्ट भी कर लिया इम्यून सिस्टम की, किस इसके साथ क्या सलूक करना है, किस प्रकार का मैकेनिज्म अपनाना है ताकि ये मर जाए, चला जाए, क्लियर आउट हो जाए, सर्कुलेशन से बाहर चला जाए ये पैथोजन। This is key to the subsequent immune response routes that will be followed, and therefore the fine tailoring of the immune response as it develops. तो ये बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद फाइन टेलरिंग होगा। बैक्टीरिया है तो अब उसका आगे का मैकेनिज्म में क्या क्या, उसके सब बैक्टीरिया भी बहुत तरह के होते हैं। अब जैसे टीबी का बैक्टीरिया सक्सीड कर जाता है और दूसरा बैक्टीरिया नहीं कर पाता है, तो उसमें भी बहुत वैरायटी है स्ट्रेटेजी का, पैथोजन का। बैक्टीरिया के अंदर भी, वायरस के अंदर भी बहुत सारा वैरायटी होगा क्या है, HIV का अलग वैरायटी, DNA वायरस का अलग स्ट्रेटेजी है। ओके, आपका क्या कहते हैं, RNA वायरस का अलग स्ट्रेटेजी है, डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस का अलग स्ट्रेटेजी होगा, सिंगल स्टैंडर्ड वायरसेज भी डिफरेंट टाइप्स का है, उसका डिफरेंट मैकेनिज्म होगा उसको सर्कुलेट। सबसे खतरनाक वाला तो यही होता है RNA वायरस, जो अभी कोविड और HIV सब जो है। ओके, तो इस सबसे अभी तक हमारा इम्यून सिस्टम पार नहीं पाया है। तो समझ लो हमारा इम्यून सिस्टम भी अभी इवॉल्व हो रहा है। हो सकता है आज से 500 साल बाद दुनिया बचा रहे या 1000 साल बाद बचा रहे, तो उस समय जो ह्यूमन बींग्स होंगे उनके अंदर नेचुरल टेंडेंसी होगा इस वायरस के अगेंस्ट। तो ये इवोल्यूशन तो हमारा हुआ नहीं, नया नया वायरस आया अभी, पहली बार अभी दूसरा साल ही एनकाउंटर है, तभी वायरस भी रूप बदल लिया। बताओ, तब न रोना आ रहा है कि वायरस अब रूप बदल लिया, तो अब कितना बार रूप बदलते आएगा, दूसरा तीसरा चौथा, ये हर साल तपाएगा लगता है फिर। तो ये है, दिस इज द की टू सब्सिक्वेंट एंड देयरफॉर द, ओके, समझ में चले, आगे बढ़े। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। Yes. Okay. For example, viruses frequently expose unique chemical structures only during the replication inside the cells. तो cells के अंदर रहता है virus. Many of these can be detected via intracellular receptors that bind exposed chemical moieties while still inside the host cells. तो host cell के अंदर भी pattern recognition receptor molecules in the soluble form present होते हैं. Okay. Or during their replication of the virus, if they encounter, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको अभी, इसको हम बाद में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो सोल्यूबल में ही वो केमिकल मोइटीज आर एक्सपोज्ड। ओके, सो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट हैं वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है, एंड देन इट while still inside the host cell, and this can trigger an immediate antiviral response in the infected cell that blocks further viral replication. तो फर्दर वायरल रेप्लिकेशन को ब्लॉक करने के लिए भी होता है। ओके, क्योंकि वायरस अब आएगा, आरएनए जीनोम वाला है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज करेगा पहले, तो क्योंकि आरएनए को पहले क्या करेगा, डीएनए बनाएगा, डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बनेगा, फिर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का भी उसी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम में प्रॉपर्टी है, वो फिर उसको डबल स्टैंडर्ड करेगा, फिर उसका रेप्लिकेशन होगा,
ओके, फिर तो ये एंजाइम लेके चलता है वायरस, जो आरएनए वायरस होता है, अपना जीन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जीन। तो अगर हमारे पास कोई सुटेबल इनहिबिटर है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जीन के एक्टिव साइट को ब्लॉक कर दे, तो ये वायरस जो है प्रोपगेट होने से इसका फर्दर लाइफ साइकिल वी कैन ब्लॉक, उसका एंजाइम को ही ब्लॉक कर दो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को, आरएनए वायरस का। तो यही किया भी जाता है, आप सुने होंगे एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ART। रेट्रोवायरल थेरेपी आरएनए वायरस का रेट्रोवायरल थेरेपी है, उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का इनहिबिटर है। ओके, at the same time, this initiates the secretion of chemical warning signals sent to nearby cells to help them guard against the infection. और वायरस इन्फेक्टेड सेल्स जो है केमिकल वार्निंग सिग्नल्स भी रिलीज करते हैं। This early characterizing happens via a subtle tracking system that allows the immune response to make note of which recognition molecule were involved in the initial detection event and relay that information to subsequent immune cells, allowing the follow-up response to begin to focus attention on the likely type of assault underway. कहने का मतलब हुआ कि जब अर्ली एनकाउंटर हुआ पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल के द्वारा, उस अगर वायरस के साथ हुआ है तो साइटोकाइन भी रिलीज करेगा, ताकि अदर मैसेज सेल्स के पास भी मैसेज चला गया। नेबरिंग वॉच सिस्टम, नेबरहुड वॉच सिस्टम, अगर एक के घर में चोरी होता है, अगर होशियार नेबर है तो हल्ला कर देगा तुम भी बचो तुम भी बचो। अगर एक के घर में आग लगा तो सब कहेगा बचो बचो। तो दूसरा, अगर एक बगल में इन्फेक्ट हुआ वायरस से तो वो साइटोकाइन रिलीज किया, सिग्नल गया कि भाई यहाँ हो गया है, आप भी संभल जाओ। तो ये जो है सो ये वार्निंग सिग्नल भी है, और साथ ही साथ ट्रैकिंग सिस्टम भी है। सबटल कुछ भी होता है तो मतलब बैक्टीरिया का रूट है उस पर, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उस टाइप का फोकस होगा, असॉल्ट होगा, वायरस है तो उस टाइप का होगा। होस्ट पैथोजन इंटरेक्शंस आर ऑन ऑनगोइंग आर्म रेस। होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन, इस वजह से होस्ट और पैथोजन का इंटरेक्शन जो है वो क्या है, आर्म रेस है, हाथापाई है, ऑनगोइंग, गुथमा गुत्थी है। जो जीत जाएगा वो उसको दबा देगा। So pathogens evolve to express unique structures that avoid host detection. पैथोजन भी इवॉल्व हुआ है, ठीक है, टू एक्सप्रेस यूनिक स्ट्रक्चर्स, ताकि उसको स्केप करे होस्ट डिटेक्शन को। तो होस्ट जर्म लाइन इनकोडेड रिकॉग्निशन सिस्टम को इवॉल्व्स टू मैच दीज न्यू चैलेंजेस। और साथ ही साथ होस्ट का भी जर्म लाइन जो है ओके वो भी इवॉल्व कर रहा है, ताकि वो भी रिकॉग्नाइज कर सके इसको, पैथोजन को। दोनों इवॉल्व हो रहा है। However, pathogens generally have much shorter life cycles than their vertebrate hosts. Some utilize error-prone DNA polymerases to replicate their genomes. Pathogens can evolve rapidly to evade host-encoded recognition systems. तो यहाँ पर आंसर छिपा है आपका इस क्वेश्चन का कि क्यों कुछ पैरासाइट, कुछ वायरस, कुछ बैक्टीरिया हमारे इम्यून सिस्टम को हरा देते हैं। कारण क्या है कि वो भी इवॉल्व कर रहे हैं, हम भी इवॉल्व कर रहे हैं अपने पैटर्न, लेकिन उनका जो है लाइफ साइकिल छोटा है, जनरेशन टाइम कम है, और उनका डीएनए पॉलीमरेज जो है एरर प्रोन है। मतलब उनका डीएनए पॉलीमरेज जो रेप्लिकेशन करता है तो बहुत सारा एरर करता है, तो ज्यादा एरर करेगा तो इवोल्यूशन का स्पीड भी ज्यादा होगा, ठीक है, मोर्टिलिटी भी ज्यादा होगी, क्योंकि हर बार सही तो होगा नहीं, एरर, कुछ एरर लह जाएगा, कुछ गलती से होते, कुछ तुक्का लह जाता है, अच्छा नंबर आ गया ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन में, और कुछ जो है नहीं लहेगा। तो बहुत सारे एरर कर रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान हो रहा है, बहुत सारे नंबर ऑफ एरर्स आर हैपनिंग, तो वो वाले एरर जिनसे इनको फायदा हो जाएगा तो इवॉल्व हो जाएगा वायरस। तो इस वजह से क्या हुआ, कोरोना का दूसरा स्ट्रेन आ गया, क्यों आया, इसी वजह से आया कि एरर प्रोन डीएनए पॉलीमरेज, वहां तो डीएनए पॉलीमरेज नहीं है, ओके, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, तो दैट एंजाइम इज आल्सो एरर प्रोन। तो इस वजह से इवोल्यूशन का स्पीड भी इसका फास्ट चल रहा है, लाइफ साइकिल भी इसका छोटा है, तो इसमें जल्दी जल्दी इवोल्यूशन हो रहा है, और हम लोग का लाइफ साइकिल बड़ा है। और हमारा डीएनए पॉलीमरेज जो है एरर प्रोन नहीं है, हमारा डीएनए पॉलीमरेज जो है बहुत ही जो भी एरर करता है उसके लिए प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म बहुत बढ़िया है, डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म है, तो उससे डीएनए रिपेयर हो जाता है। तो
पैथोजन जो है अब जो है कैन इवॉल्व रैपिडली टू इवेड होस्ट इनकोडेड रिकॉग्निशन सिस्टम्स। इस वजह से वो पैथोजन जो है सक्सीड कर जाता है हमको हमारे इम्यून सिस्टम को। ये पॉइंट समझ में आया? हेलो, Yes, sir. समझ में आया कि नहीं बताओ? ऐसी कहानी चल रहा है, बताओ। क्यों आप सोचते हो क्यों सक्सेस हो गया? तो कारण यही है। ओके, Yes, sir. Now. स्ट्रेटजी उसका सक्सेसफुल क्यों हुआ? क्योंकि इवोल्यूशन में वो इवॉल्व हो रहा है फास्टली, जनरेशन टाइम कम है, डीएनए पॉलीमरेज जो है उसका एरर प्रोन है, तो इवोल्यूशन फास्ट हो रहा है। ओके, सो इफ दिस वेयर आवर ओनली डिफेंस, अब तो सिर्फ यही हमारा होता डिफेंस, then the host immune response would quickly become obsolete thanks to the real-time pathogen avoidance strategies. How can immune system prepared for this? How can our DNA encoded recognition system for things that change in random ways over time? Better yet, how do we will build a system to recognize new chemical structures that may arise in the future? तो ये एंटीजेनिक डाइवर्सिटी के अगेंस्ट एंटीबॉडी डाइवर्सिटी जो है कैसे जनरेट होता है उसकी बात कर रहे हैं कि पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी क्यों आई। तो क्या है, थैंकफुली द वर्टिब्रेट इम्यून सिस्टम हैज इवॉल्व्ड ए क्लेवर albeit resource intensive response to this dilemma to favor randomness in the design of some recognition molecules. तो रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल का डिजाइन जो है सेलेक्ट होने में रैंडमनेस का अप्रोच लगाया सेल, यानी जीन रीअरेंजमेंट जब होता है बी सेल और टी सेल मैच्योरेशन के दौरान, तो इसमें हो क्या रहा है, जीन एक ही, समझ लो जीन एक ही है एंड प्रोडक्ट प्रोटीन डिफरेंट प्रोटीन प्रोडक्ट्स आर देयर। एक ही जीन से थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन प्रोडक्ट्स कैन बी डिराइव्ड एंड ऑल दोज प्रोटीन प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट। ओके, तो पहले जब थ्योरी था वन जीन वन प्रोटीन थ्योरी, इस चीज के डिस्कवरी के बाद जनरेशन ऑफ एंटीबॉडी डाइवर्सिटी, इसके डिस्कवरी के बाद यह थ्योरी जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। पहले जो सेंट्रल डोगमा में बोला जाता है मतलब डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, ओके, वन जीन वन प्रोटीन, ओके, तो ऐसा ये थ्योरी यहाँ इसकी वजह से ये गलत हो गया कि ऐसा नहीं है, एक जीन जो है बहुत सारा प्रोटीन को भी का भी इंफॉर्मेशन हो सकता है उसमें, एक जीन। तो यहाँ पर वही हो रहा है, एक जीन से बहुत सारे प्रोटीन प्रोडक्ट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन प्रोडक्ट्स आर अराइजिंग। वो प्रोटीन कौन सा है? वो एंटीबॉडी है, ठीक है। तो इसका डिजाइन कैसे सेलेक्ट हुआ? रैंडमली, जीन में रीअरेंजमेंट हुआ, उसके बाद एडिटिंग हुआ, जैसे तैसे वो किया, और इसी जैसे तैसे करने के चक्कर में रैंडमली हुआ, कोई उसमें ये नहीं था कि कहाँ से कहाँ होगा, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन होगा और बहुत सारा हुआ, ओके, काफी हुआ। तो जिसकी वजह से आपको पता भी नहीं चला काफी हुआ। कब हुआ? थाइमस में जब 13 साल की उम्र तक थे, बहुत हुआ वहां पर जीन रीअरेंजमेंट। टी सेल रिसेप्टर सब, टी सेल के ऊपर अलग अलग तरह का रिसेप्टर सब प्रेजेंट हुआ, ओके, और बोन मैरो बी सेल में भी, लिनिएज में भी, ठीक है। तो जीन अरेंजमेंट और एडिटिंग से डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स आर प्रोड्यूस्ड एंड दे आर एक्सप्रेस्ड ऑन द सेल सरफेस। सो दिस स्ट्रेटजी, यही स्ट्रेटजी है कि रैंडमली जनरेट किया गया वेरिएबिलिटी, एंड दिस स्ट्रेटजी इज कॉल्ड जनरेशन ऑफ डाइवर्सिटी, and this generation of diversity is employed only by developing B and T lymphocytes। हाँ, B and T lymphocyte ही ये जनरेशन ऑफ डाइवर्सिटी को एम्प्लॉय करता है। क्यों? क्योंकि यही इन्वॉल्व है सेल मीडिएटेड एंड ह्यूमोरल इम्यूनिटी में, ओके, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में टी लिम्फोसाइट, ह्यूमोरल इम्यूनिटी में भी बी लिम्फोसाइट इन्वॉल्व है, ओके, एंड दीज आर स्पेसिफिक एडेप्टिव
adaptive also, okay, adaptive as well as humoral and cell mediated. जहां पर innate है, innate and cell mediated, innate as well as cell mediated, एक टेबल दिखाए थे आपको, देखो innate as well as cell mediated, तो क्या था, phagocytes, neutrophils वगैरह थे innate में, cell mediated, और adaptive में cell mediated में कौन से कंपोनेंट है, lymphocytes, ठीक है, adaptive हो गया, adaptive यहां पर मतलब यहां स्पेसिफिसिटी है, और यहां पर क्या है, यूनिवर्सल है, फेगोसाइट हर तरह का बैक्टीरिया को करेगा निकाल, बट लिम्फोसाइट के सेल सरफेस पर एक पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट रिसेप्टर है. Lymphocyte has the ability to produce a particular type of lymphocyte. अगर B lymphocyte है तो that lymphocyte is having the capability to produce only a single type of antibody, not a different type of antibody, single type of antibody. और ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम का ह्यूमोरल रिस्पॉन्स का क्या क्या कंपोनेंट है, इनेट इम्यूनिटी में ह्यूमोरल का क्या था, ये सब था जो सॉल्युबल कंपोनेंट्स हैं और रिसेप्टर कंपोनेंट्स हैं, और एडेप्टिव में, क्योंकि ये एडेप्टिव है, स्पेसिफिसिटी है, एंटीबॉडीज है, और एडेप्टिव है क्योंकि ये बाद में आया है, पैथोजन एनकाउंटर के बाद हुआ है, तो उसके बाद साइटोकाइन्स, इंटरल्यूकिन्स आर सिक्रेटेड. अब देखिए, सो दिस इज, ये जो है, जो स्ट्रेटजी है वो है जनरेशन ऑफ डाइवर्सिटी, एंटीबॉडी डाइवर्सिटी. तो आप कहोगे इतना सारा स्ट्रेटजी है, सब स्ट्रेटजी को जोड़ दो, जितना स्ट्रेटजी बोल रहे हैं ना, पोस्ट लगा रहा है, सारे स्ट्रेटजी को जोड़ दो, क्लोनल सिलेक्शन स्ट्रेटजी और जनरेशन ऑफ एंटीबॉडी डाइवर्सिटी. अब देख लो, जनरेशन स्टेम सेल से एंटीबॉडी डाइवर्सिटी 1 2 3 4 तरह का, यहाँ आपको थोड़ा सिंपल फिगर रहने के लिए समझाया गया है. तो सबके अंदर एंटीबॉडी डाइवर्सिटी है, एक अलग है 2 से, 2 अलग है 3 से, 3 अलग है 4 से. एंटीबॉडी डाइवर्सिटी है प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस. Okay, so this will recognize a different antigen, this will recognize different, this will different, this will different. So this is the one of the strategy, gene arrangement होने से एक ही जीन से different types of antibodies receptors are expressed on the cell surface. Now, if that receptor encounters an antigen, so after that the receptor, the cell on which that receptor is present, that cell will be chosen or selected and will go into the clonal expansion. Now that particular cell bearing that antibody or that receptor gets proliferated and it secretes that antibody or that receptor is present in high copy number. Now it secretes more antibodies so that your immune system effectively neutralizes that infection. क्योंकि ये फिर ज्यादा मात्रा में चाहिए, अब ये एंटीजन आया, एक पता चल गया, अब ज्यादा मात्रा में इसी को रिलीज करो, दूसरे वाले को क्यों रिलीज करेंगे, तो सिलेक्शन इसी का हुआ. और ये फिर इन स्मॉल क्वांटिटीज, स्मॉल नंबर, ये आपके ब्लड सर्कुलेशन में मौजूद रहते हैं इन क्विसेंट स्टेट, जब तक एंटीजेनिक चैलेंज नहीं होगा. इसको जैसे ही एंटीजेनिक चैलेंज होगा, फटाफट एक्टिवेट हो गया, फटक जाएगा और बहुत सारा एंटीबॉडी और सरफेस रिसेप्टर प्रोड्यूस करने लगेगा और आपका इम्यून सिस्टम उस समय लड़ना शुरू कर देगा. अब जब वो डिजीज चली गई, इफेक्टिवली निकल गया, तब उसमें से कुछ सेल जो है प्लाज्मा सेल बन जाएंगे, सॉरी वो सब प्लाज्मा सेल कहलाते हैं, उसमें से कुछ सेल जो है मेमोरी सेल बन जाएंगे और वो लाइफ लॉन्ग आपके लिम्फ नोड्स में जाकर के सो जाते हैं, पड़ जाते हैं. इसीलिए लिम्फ नोड्स में बोला जाता है वहां